अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है दरख्शां शेख और आप सबको मेरे चैनल एक्सपर्टीज हब पर खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है बोस्निया सर्बेनिट्सा जेनोसाइड। बोस्निया साउथ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है और यहाँ 1992 से लेकर 1995 तक जंग रही और जिस जेनोसाइड का मैं बात कर रही हूँ वो जुलाई 1995 का जेनोसाइड है। ये जेनोसाइड वर्ल्ड वॉर 2 के बाद होने वाला एक बेमिसाल जेनोसाइड है। यहाँ मुसलमानों का कत्लो गारत किया गया और मुसलमानों को चुन चुन के मारा गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे हिटलर ने यहूदियों को चुन चुन के मारा था। यहाँ मुसलमानों की एथनिक क्लिंजिंग का बेड़ा सर्ब्स ने उठाया था। मुसलमानों पर होने वाली जुल्म सितम की दास्तान को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि बोस्निया कहां पर मौजूद है। देखें, यह है बैल्कन पेनिनसुला जो कि यूरोप के साउथ ईस्टर्न पार्ट में वाक़ है। यहां पर ये कंट्री मौजूद है, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, जिसका कैपिटल है सारायेवो। देखिए, यह है बैल्कन पेनिनसुला। ये रिसेंट मैप है। इसके अंदर जो कंट्रीज आती हैं उनके नाम है स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो, कोसोवो, मैसेडोनिया, अल्बानिया और ग्रीस। ये सारे कंट्री बैल्कन पेनिनसुला में आते हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा बोस्निया पर, क्योंकि हमें जेनोसाइड किसका पढ़ना है? बोस्निया के अंदर जो जेनोसाइड हुआ हमें उस पर फोकस करना है। लेकिन इस जेनोसाइड को समझने से पहले हम देखेंगे कि बल्कन जो थे वहां पर कौन कौन सी वॉर हुई और किस किस एम्पायर के अंडर जो है ये पेनिनसुला रहा और यहाँ पर किस तरीके से जो जंगें थी वो छिड़ी। इवन जो वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई वो भी इसी रीजन से हुई थी। बैल्कन का थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। बैल्कन पेनिनसुला जो था वो बहुत अरसे तक मुसलमानों के कब्जे में रहा। 14th सेंचुरी से लेकर अर्ली 20th सेंचुरी तक ये ऑटोमन्स के कब्जे में था और ऑटोमन्स यहाँ पे कंट्रोल रखते थे। लेकिन जैसे जैसे नेशनलिज्म पूरे यूरोप में बढ़ रहा था, यहाँ भी नेशनलिज्म ने अपने जलवे दिखाए और बल्कन के बहुत से एरियाज ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। अर्ली 20th सेंचुरी में जब ऑटोमन एम्पायर बहुत वीक हो चुके थे, तभी 1912 में फर्स्ट बल्कन वॉर हो जाती है, जो सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो, ग्रीस और बुल्गारिया मिलकर हमला करते हैं ऑटोमन्स पर और इसमें ऑटोमन्स की हार होती है। फर्स्ट बैल्कन वॉर 1912 में हार के बाद ऑटोमन्स अपनी तमाम ही यूरोपियन टेरिटरीज तकरीबन खो चुके थे, जिसमें मैसेडोनिया और अल्बानिया भी शामिल थे। 1913 में मैसेडोनिया के बंटवारे पर बुल्गारिया, ग्रीस और सर्बिया में एक और वार छिड़ जाती है, जहां बुल्गारिया, ग्रीस और सर्बिया पर हमला कर देता है क्योंकि वो अपने ही अलाइज से नाखुश होता है। लेकिन बुल्गारिया को हार का सामना होता है और बल्कन रीजन में सर्ब्स बहुत पावरफुल हो जाते हैं। मीन्स जो सर्बिया था वो ज्यादा पावर गेन कर लेता है। उसके बाद 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाती है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खात्मे के बाद एक नया किंगडम एस्टेब्लिश होता है, जिसे हम कहते हैं किंगडम ऑफ सर्ब्स, क्रूट्स एंड स्लोवेन्स। 1929 में बाकी कंट्रीज भी किंगडम ऑफ सर्बिया के साथ मर्ज हो गए थे और इसका नाम बदल के यूगोस्लाविया रख दिया गया था। देखें, लेकिन डोमिनेंसी अब किसकी थी? सर्ब पीपल्स की। सर्ब्स जो थे वो डोमिनेंट हो गए थे और जो डायनेस्टी यहाँ पे कायम की गई थी, जिसका रूल था, वो भी वो सेम ही डायनेस्टी थी जो सर्बिया में रूल कर रही थी। इस डायनेस्टी का नाम था कैराजॉर्जेविच डायनेस्टी। हो सकता है इसमें मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो क्योंकि ये सर्बियन लैंग्वेज का वर्ड है। यही वो डोमिनेंसी थी सर्ब्स की जो कि बोस्निया जेनोसाइड का काज बनी।
1939 में वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ जाती है, लेकिन एक्सिस पावर 1941 में यूगोस्लाविया पर हमला कर देती हैं। यूगोस्लाविया में जो मोनार्क रूल कर रहा होता है, पीटर टू, वो एग्जाइल में चले जाता है लंदन, और यूगोस्लाविया में जोसेफ टीटो अपनी फोर्सेस के साथ लड़ते हैं जर्मनी और इटली से। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी और इटली की हार हो जाती है, तो जोसेफ टीटो यूगोस्लाविया को एक कम्युनिस्ट मुल्क डिक्लेयर कर देते हैं और इसका नाम बदल के रख दिया जाता है सोशलिस्ट फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया। इसी तरह यूगोस्लाविया में मोनार्की का एंड हो जाता है और एक रिपब्लिक गवर्नमेंट का कयाम हो जाता है। इस मुल्क में 6 रिपब्लिक्स बनती हैं और 2 ऑटोनॉमस रीजन होते हैं, जिसमें मौजूद हैं बॉस्निया हर्जिगोविना, क्रोएशिया, मैसेडोनिया, मॉन्टेनिग्रो, सर्बिया और स्लोवेनिया। 2 ऑटोनॉमस रीजन के अंदर वोयवोडिना और कोसोवो शामिल हैं। देखें, यूगोस्लाविया एक मुल्क तो बन चुका था, लेकिन यहाँ पर जो एथनिसिटी थी वो अलग अलग ही थी। रिलीजन्स जो थे लोगों के, जो रिलीजन थे लोगों के, वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे। कुछ कैथोलिक चर्च को मानने वाले थे और कुछ मुस्लिम्स थे, और एथनिसिटी भी लोगों की डिफरेंट थी। लेकिन जो मेजर पोर्शन था वो अभी भी सर्ब्स का ही था, लिहाजा सर्ब्स यहाँ पर डोमिनेट कर रहे थे। इस मैप में आप देख सकते हैं कि 1919 में किंगडम ऑफ सर्ब, क्रूट्स एंड स्लोवियंस बना था, लेकिन 1929 में इसका नाम बदल के यूगोस्लाविया रख दिया गया। फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 हो जाती है, जहां पर इन सब कंट्रीज ने मिलकर एक अलग वतन बनाया, जिसे सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया कहते हैं। लेकिन 1992 आते आते बहुत से कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो गए, जिसमें स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बॉस्निया वगैरह शामिल थे, मैसेडोनिया, ये सब कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो गए। अब हम देखते हैं कि वो क्या वजूहात थी जिनकी बिना पर जो ये कंट्रीज हैं वो उन्होंने खुद को यूगोस्लाविया से अलग कर लिया, या फिर आप कह सकते हैं ब्रेकअप यूगोस्लाविया का किस तरह हुआ। ये वो शख्स हैं जोसेफ ब्रोज टीटो, जिन्होंने यूगोस्लाविया को वर्ल्ड वॉर 2 में रिप्रेजेंट किया, और जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होती है तो इसके बाद ये खुद को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देते हैं यूगोस्लाविया का। ये खुद एक कम्युनिस्ट लीडर थे, लेकिन ये 1948 में रशिया की आइडियोलॉजी से अलग हो जाते हैं, जिसे हम टीटो स्टालिन स्प्लिट भी कहते हैं। दरअसल ये एक डिक्टेटर ही थे, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये एक जालिमाना डिक्टेटर नहीं थे। ये बात करते थे ब्रदरहुड एंड यूनिटी की, मतलब यूगोस्लाविया में जितने भी एथनिसिटी के लोग थे उन सब को इन्होंने एकजुट करके रखा, उन सब को एक परचम के साथ बाउंड करके रखा, और इनका नारा था ब्रदरहुड एंड यूनिटी, भाईचारा और इत्तेहाद। 4 मई 1980 को वो शख्स जो यूगोस्लाविया को जोड़ के रखा हुआ था खुद इंतकाल कर जाते हैं, लेकिन इनके इंतकाल के बाद ही यूरोप में इकोनॉमिक क्राइसिस का दौर शुरू हो जाता है। अब ये वो दौर था जब तमाम रिपब्लिक्स अपनी अपने फायदे की बात करने लगे। सर्ब्स जो थे सब पर डोमिनेंट हो गए, बाकी रिपब्लिक्स को उनके राइट्स नहीं मिल रहे थे, लिहाजा वो जो ब्रदरहुड और यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट था वो जोसेफ ब्रोज टीटो के साथ ही खत्म हो गया। देखें, जब कोई भी मुल्क कहत का शिकार होता है और रिडिस्ट्रीब्यूशन सही तरह नहीं हो रही होती, तो वहां फिर ब्रदरहुड और यूनिटी की बात नहीं होती है। वहां जो कॉन्सेप्ट उभरता है उसे कहा जाता है नेशनलिज्म।
फिर लोग अपनी नेशन की बात करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही यूगोस्लाविया में भी हुआ। यहाँ जो मुख्तलिफ रिपब्लिक्स थे वो अपनी अपनी ऑटोनॉमी की बात करने लगे। ये देखें, यह है बल्कन का रीजन पूरा। यहाँ पर मुख्तलिफ एथनिसिटीज के हिसाब से कलर दिए गए हैं। यहाँ पर आप देखें कि बोस्निया में ज्यादातर जो मेजोरिटी थी वो मुस्लिम्स की थी, क्योंकि मुस्लिम्स यहाँ पर किस कलर में है, ग्रीन में है। फिर जो सर्बिया था वो सर्ब से डोमिनेटेड था, यहाँ पर ज्यादातर सर्ब्स ही थे। क्रोएशिया में ज्यादातर टूट्स थे और स्लोवेनिया में स्लोवेनियंस थे। ऑटोनॉमी के डिमांड के साथ साथ यहाँ पर इलेक्शन हो जाते हैं और इलेक्शन में यहाँ पर नेशनलिस्ट जो है वो पावर गेन कर लेते हैं। देखें, अभी तक जो पावर था वो किसके हाथ में था, कम्युनिस्ट के हाथ में। लेकिन जब यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं और लोगों को उनके हक नहीं मिल रहे होते, लोग इकोनॉमिक बहरान का शिकार हो जाते हैं, तो रिपब्लिक्स में जब दोबारा इलेक्शन होते हैं तो फिर कम्युनिस्ट लोगों के बजाय नेशनलिस्ट जो हैं वो पावर में आ जाते हैं। 1991 में रेफरेंडम के बाद स्लोवेनिया और क्रोएशिया ने खुद को यूगोस्लाविया से अलग कर लिया और एक इंडिपेंडेंट मुल्क डिक्लेयर कर दिया। लेकिन जब क्रोएशिया और स्लोवेनिया में ऑटोनॉमी की डिमांड बढ़ रही थी, तभी क्रोएशिया और स्लोवेनिया में रहने वाले सर्ब्स ने यहाँ पर लोगों को मारना शुरू कर दिया। और इनका साथ कौन दे रहा था, सर्बिया। क्रोएशिया और स्लोवेनिया में जो सर्ब्स माइनॉरिटी थी उनका साथ सर्बिया दे रहा था। उसी के कुछ अरसे बाद मैसेडोनिया में भी रेफरेंडम होता है और ये भी खुद को यूगोस्लाविया से अलग कर लेता है। अब 6 रिपब्लिक्स में से 3 ने खुद को यूगोस्लाविया से अलग कर लिया है। अब बारी आएगी बोस्निया की। बोस्निया की बारी पर यहाँ पर जंग छिड़ जाती है और ये वही जंग थी जिसमें मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। यह है बोस्निया का मैप। देखिए, असल मसला जो था वो बोस्निया के साथ था, क्योंकि यहाँ पर बहुत से एथनिक ग्रुप्स रहते थे। ये जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं ये सब है मुस्लिम्स, ब्लू कलर में आपको सर्ब्स दिख रहे हैं और ऑरेंज या फिर मस्टर्ड कलर में क्रोएशियन देख रहे हैं। देखें, जो ग्रीन कलर है ना, तकरीबन आधी पॉपुलेशन जो थी वो मुस्लिम्स की थी। ये मैप है 1991 का। लेकिन यहाँ पर सर्ब्स भी काफी तादाद में मौजूद थे। 30% से ज्यादा जो थे वो यहाँ पर सर्ब्स थे। यही वजह थी कि यहाँ पर आजादी इतनी आसान नहीं थी। बोस्निया में वार हो जाती है जो कि 1992 से 1995 तक चलती है और ये वो शख्स है जिसने मुसलमानों का कत्लेआम किया। देखिए, दिखने में ये शख्स कितना मासूम सा लग रहा है, लेकिन ये एक मास मर्डरर था। इसका नाम था राडोवन कराड्जिच। इसने बोस्निया में सर्ब्स के साथ मिलके मुसलमानों को मारा और ना सिर्फ मारा, उनकी लाशों की बेहुरमती भी की गई। ये बोस्निया का वो मैप है जहां राडोवन ने एक रिपब्लिक ऑफ सर्ब्स का अलग से बना ली थी। इसको एक ऑटोनोमस रीजन डिक्लेयर कर दिया था। देखें, ये पूरा जो है वो बोस्निया का ही मैप है और यहाँ पर जो लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन कलर के एरियाज आप देख रहे हैं ये कंबाइनली क्रूड्स और बोस्नियक मुस्लिम्स के थे। ये दोनों ही इंडिपेंडेंट बोस्निया चाहते थे, लेकिन राडोवन को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। 1992 में बोस्निया में भी रेफरेंडम होते हैं और इस रेफरेंडम के तहत तकरीबन 98% लोगों ने इस बात के लिए वोट दिया कि उनको एक इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए। देखें, इस रेफरेंडम में सर्ब्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि वो अपने आप को खुद अलग रिपब्लिक डिक्लेयर कर चुके थे, इसलिए उन्होंने वोटिंग का बाइकआउट किया और इसके बाद मुस्लिम्स और जो क्रूड्स थे उन्होंने रेफरेंडम में हिस्सा लिया। लिहाजा 98% लोग इस बात के लिए रजामंद थे कि उनको यूगोस्लाविया से अलग वतन चाहिए। लिहाजा बोस्निया ने खुद को इंडिपेंडेंट
मुल्क डिक्लेयर कर दिया। जब बोस्निया खुद को इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर देता है, उसके बाद शुरू होती है बोस्निया पर जुल्म और सितम की दास्तान। सबसे पहले होता है सीज ऑफ सारायेवो। ये चलता है तकरीबन 5 साल तक, 1992 से लेकर 1996 तक। 1996 के स्टार्टिंग में ही ये खत्म हो गया था, लेकिन सर्ब लोगों ने ये जो इलाका था इसको पूरी तरह घेर लिया था, कैपिटल को। और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस हद तक कैपिटल की हालत जो है वो खराब कर दी गई थी। यहाँ पे बमबारी होती थी और लोगों को डायरेक्ट गोलियों का निशाना बनाया जाता था। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया था, कोई बाहर नहीं निकल सकता था। मुल्क के बहुत बुरे हालात थे। तकरीबन 1 लाख लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया था और 2.2 बिलियन लोग गुम थे, मतलब डिस्प्लेस हो चुके थे। उनका पता नहीं लगा कि वो कहां गए। और अब यहाँ पर बोस्निया में इतनी ज्यादा मास ग्रेव्स जो हैं वो डिस्कवर हो रहे हैं और वो बहुत ज्यादा जो हैं वो खराब हालात में हैं। ये उन्हीं लोगों की कब्रें हैं जो डिस्प्लेस हो गए थे, जिनका कुछ अता पता नहीं था, क्योंकि सर्बिया के लोगों ने इनको बुरी तरह मार के एक ही कब्र में हजारों लोगों को दफना दिया गया था। इस वॉर में जो सर्वाइवर्स रह गए थे उनकी अगर आप लोग बातें सुनेंगे या फिर उनके इंटरव्यूज को देखेंगे तो आप खुद सोचेंगे कि किस हद तक यहाँ पर जुल्म हुआ था। आदमियों, लड़कों और नौजवानों को एक एक अज़ा उनके काट दिए जाते थे, फिर उसके बाद उनको बेदर्दी से मौत दी जाती थी। जो लड़कियां थी उनका रेप कर दिया जाता था, हद तक के बच्चों को भी नहीं बख्शा गया था। देखिए, ये एक वैसे ही मास ग्रेव की पिक्चर है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मास ग्रेव जो है वो मिल रहे हैं। तो ये वैसी ही एक पिक्चर है। यहाँ पर देखिए कितने ज्यादा लोगों को एक साथ दफना दिया गया है। तकरीबन 600 लोग ऐसे थे जो कि आई विटनेस थे या फिर बोस्निया वॉर के सर्वाइवर्स थे। उन्होंने अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए। इनमें से एक का बयान में पढ़ रही थी, पासिक नाम था उस शख्स को। उसने कहा कि वो सिर्फ 14 साल का था जब उसके गांव में जो है वो इस तरीके का हमला हुआ जो कि बोस्नियक सर्ब्स ने किया था। और ये हमला ईद उल फितर के दिन हुआ था, जो मुसलमानों की ईद होती है। इसका कहना था कि इससे पहले ये लोग बहुत हंसी खुशी रह रहे थे। क्रिश्चियंस के त्योहारों में ये शामिल होते थे और क्रिश्चियंस इनके त्योहारों में शामिल होते थे। लेकिन जैसे ही ये हमला होता है उसके बाद इन लोगों को अपना गांव छोड़ देना पड़ता है। आफ्टर 5 मंथ्स ये लोग अपने गांव वापस आते हैं तो इसके एक साइड पर इसके अंकल थे और दूसरे साइड पर इसके फादर थे। उनको बहुत बुरी तरह मार दिया जाता है और इसके फादर जब जख्मी होते हैं तो कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ, आप यहाँ से चले जाओ। लेकिन इसका उस टाइम दिल नहीं चाह रहा होता, ये बच्चा ही होता है, लेकिन उसके बावजूद इसको जाना पड़ता है। अब जब इसने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया तो इसने कहा कि आज तक मैं अपने बाप और अपने चाचा को ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि उस दिन के बाद वो मुझे कभी कहीं नहीं दिखे। अब इसकी आखिरी ख्वाहिश आज तक ये है कि वो अपने बाप और अपने चाचा की मास ग्रेव, जिस ग्रेव के अंदर वो हैं, उस ग्रेव का पता लगा सके, ताकि अपने बाप और अपने चाचा को पूरे अदब के साथ जो है वो सुपुर्द खाक कर सके। आप देखिए किस हद तक ब्रूटलिटी दिखाई गई थी, किस हद तक जुल्म किया गया था कि एक छोटे से बच्चे के सामने उसके बाप को भी मार दिया जाता है, उसके चाचा को भी मार दिया जाता है। ऐसे ही बहुत से केसेस हैं। किसी वालिद के सामने उसी की बेटी का रेप कर दिया जाता है। 1995 में यहाँ पर होता है सर्बेनिट्सा जेनोसाइड। सर्बेनिट्सा वो इलाका है जिसको यूएन ने सेफ हेवन डिक्लेयर कर दिया था। सेफ हेवन या सेफ जोन का से मुराद क्या है? एक ऐसा इलाका जहाँ पे जंग बंदी कर दी गई है और यहाँ पर यूएन ने अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस जो थी वो डिप्लॉय करके रखी हुई थी, क्योंकि किसी भी जंग में जो सिविलियंस होते हैं ना उनको मारना अलाउ नहीं होता। ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के खिलाफ होता है। इसी तरह बोस्निया में भी सर्बेनिट्सा को वो इलाका डिक्लेयर कर दिया गया जहां पर आकर सिविलियंस रह सकते थे और यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस जो थी वो उनकी हिफाजत कर रही थी। लेकिन
बोस्निया के सर्ब्स लोगों को ये बात भी गवारा ना गुजरी और हजम ना हो सकी, लिहाजा उन्होंने 11 जुलाई से 15 जुलाई तक यहाँ पर कत्लेआम कर दिया और यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस जो थी वो इस कत्लेआम को ना रोक सकी। ये यूएन का सबसे बड़ा फेलियर था। इस जेनोसाइड में तकरीबन 8 से 9,000 तक लोग मर गए और 20,000 सिविलियंस को यहाँ पे एरिया छोड़कर जाना पड़ा। ये कहलाती है एथनिक क्लींजिंग, मतलब आप कोई ऐसा इलाका जहां पर कोई भी एथनिसिटी मेजोरिटी में हो, आप उनको फोर्स कर दो वो जगह छोड़ने के लिए ताकि आप वहां पे डोमिनेंट हो सको। बिल्कुल ऐसा ही इंडिया भी चाहता है कश्मीर में, ताकि कश्मीर में वो प्रॉपर्टीज खरीद लें और एथनिक क्लींजिंग कर दें, वहां पर जो मुस्लिम मेजोरिटी इलाके हैं उनको खत्म कर दें, जो खिलाफ है इंटरनेशनल लॉ के। आप बहुत सी जगह पर सेब्रेनिट्सा मैसेकर लिखा हुआ देखेंगे, लेकिन ये असल में जेनोसाइड था। जेनोसाइड का मतलब होता है डेलिबरेट फॉर द फॉर्मल यूगोस्लाविया। ये नेदरलैंड में बनती है और ये फैसला करती है कि रेडोवन और रेडको मेडालिक जो है, ये है रेडोवन और ये है रेडको मेडालिक, ये दोनों जो हैं इस सानिहे के या फिर इस ब्रूटल किलिंग के जिम्मेदार हैं। ये दोनों वो शख्स हैं जिनके कहने पर ये सब मैसेकर जो था वो हुआ। इनके साथ साथ तकरीबन 160 लोगों को और सजा दी जाती है और इनको 40 साल के लिए कैद कर लिया जाता है। अब देखिए इनकी एज कितनी है, अब ये 40 साल जिंदा रहेंगे? जिस हद तक इन्होंने लोगों पर जुल्म किए हैं उसकी सजा तो ये पूरी भुगत ही नहीं सकेंगे। 1999 में यूएन के सेक्रेटरी जनरल जो थे कोफी अन्नान, वो एक अपनी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं स्रेब्रेनित्सा जेनोसाइड पर और इस बात का इतराफ करते हैं कि यूएन जो था वो फेल रहा इस मैसेकर को रोकने में, और ये यूएन की हिस्ट्री में हमेशा ये बात इसके साथ साथ चलेगी कि यूएन यहाँ पर जो था वो करामत साबित नहीं हुआ। देखें, ये था तो एक बहुत ही बड़ा फेलियर, क्योंकि यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस जो थी वो इस इलाके में मौजूद थी। तकरीबन 600 से ज्यादा जो थे मिलिट्री पर्सनल वो यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमानों को ऐसे कत्ल कर दिया गया जिसे कसाई भी नहीं करता। मतलब कसाई भी जानवर को जब हलाल करता है तो उसको पानी पिलाता है, उसको प्यार करता है, फिर प्यार से उसको हलाल करता है, लेकिन ये कसाईयों से भी ज्यादा बुरे तरीके से मुसलमानों को यहाँ पे मारा गया था। तो ये फेलियर था, नो डाउट। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान ने बोस्निया की मदद किस तरह की। पाकिस्तान ने भी अपनी पीस कीपिंग फोर्स यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के साथ बोस्निया भेजी और यहाँ पाकिस्तान 4th लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर था। लेकिन आईसीटीवाई ने ये इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान के जनरल जावेद नासिर ने यहाँ पे बोस्नियक मुस्लिम्स को वेपन्स प्रोवाइड किए थे ताकि वो सर्ब्स को मार सकें, जो इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद था, क्योंकि आईएसआई जनरल जावेद नासिर 1993 में ही रिटायर्ड हो चुके थे। लिहाजा पाकिस्तान ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए और मुल्क से वफादार रहिए। अल्लाह हाफिज।